नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है लाचार पिता जो था किडनी का मरीज़ और बाथरूम से बहू ना निकली तो हुआ घर गंदा। फिर बहू ने ससुर को ऐसा पीटा कि खाल उधेड़ दी। फिर क्या हुआ, जानने के लिए आगे कहानी को सुनना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहू, मुझसे गलती हो गई। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। तुझे तो पता है ना, मुझे किडनी की बीमारी है। कितना भी चाहकर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं अपने कपड़े अपने आप धो दूंगा। चलिए कुछ समय पहले चलते हैं। सुन बिट्टू, पहले जाकर अपने बाबा के कमरे में यह रोटियां पकड़ा दे, वरना दुनिया में गाते फिरेंगे कि बहू भूखा रखती है, खाने को कुछ नहीं देती। जाकर पकड़ा दे, उसके बाद में तैयार होना। बिट्टू, जो कि अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, वह बोला, अरे मम्मी, अभी पकड़ा दूंगा, ज़रा जूते और पहन लूँ, फिर स्कूल की गाड़ी आ जाएगी। उसकी बात सुनकर बिट्टू की माँ जीविका बोली, हाँ, मेरे सर में तो कीड़े हैं ना, जो तुझे बिना बात ही पीटने लग जाऊंगी। जितना तेरा मुंह चलने लगा है ना, उस हिसाब से तो तुझे दिन रात मुझे पीटते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोलने लगा है ना, जितना बोलूँ एक बार में सुन लिया कर। पहले यहाँ और आकर यह रोटियां पकड़ा दे उस बुढ़े को, तो बाद में अपने जूते पहनना। तब अपने जूते को रख कर गुस्से में बिट्टू अपनी माँ के पास रसोई घर में आया और वहाँ से खाने की प्लेट उठाकर अपने दादा की कुटिया की ओर चल पड़ा। जैसे ही बिट्टू दादा के कमरे में पहुँचा तो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, अरे छी, कितना गंदा कर रखा है इन्होंने। नाक बंद करके बिट्टू उल्टा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला आया। पीछे से बिट्टू के दादा परम जी चिल्ला रहे थे, बिट्टू रुक जा, मेरी बात तो सुन। पर बिना कुछ सुने ही बिट्टू अपनी माँ के पास भागा चला आया और अपने नाक और मुंह पर उंगली रखता हुआ बोला, माँ, मुझे कहाँ भेज दिया? कितनी बदबू आ रही है मुझे। इतना गंदा कर रखा है वह कमरा। यह सुनकर जीविका के माथे में सिलवट आ गई और अपनी भौहें चढ़ाकर दांत मीचती हुई जीविका बोली, इस बुढ़े ने तो नाक में दम कर रखा है, इसके शर्म लिहाज नहीं है, पर आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बिट्टू चल, तू अपना लंच बॉक्स उठा और स्कूल निकल। आज तेरे बाप को आने दे, बड़ा पिता का भक्त बना फिरता है ना। आज दिखाऊंगी उसके पिता की करतूतें, तब देखूंगी कितनी सेवा करने वाला है। जा तू। इधर बिट्टू अपने स्कूल के लिए तैयार हो गया, अपने बैग में लंच बॉक्स डाला और स्कूल के लिए निकल गया। और उधर बिट्टू के निकलते निकलते ही बिट्टू का पिता समर वहां आ गया। जैसे ही समर दरवाजे से अंदर घुसने लगा तो उसे देखते ही जीविका का गुस्सा फूट पड़ा। उसके अंदर घुसते ही जीविका उसकी ओर घूरने लगी। उसे यूं गुस्से में देख समर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तो उसने जीविका के पास आकर उससे पूछा, क्या हुआ? ऐसे बुरी तरह मुझे घूर क्यों रही हो? मैंने क्या किया है? तो गुस्से में जीविका बोली, मुझसे क्या पूछते हो कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? जाओ, जाकर उस बूढ़े बाप के कमरे में देखो कि उस बुढ़े ने क्या कर रखा है। बुढ़ापे में थुका रखा है बिल्कुल, शर्म लिहाज नहीं है इस बुढ़े को। जाओ, जाकर देखो तो सही। यह सुनकर समर बोला, अरे यार, तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हें भी ना हर छोटी छोटी बात पर बस बहाना चाहिए। कभी गिलास गिरा दिया, कभी पानी बिखेर दिया, कभी यह कभी वह, हर समय तमाशा करती रहती हो। समर के इतना कहते ही जीविका उसकी ओर घूरने लगी और बोली, यह लेक्चर बाद में देना। जाओ, जाकर देखो कि उसने क्या किया है। आए बड़े भांसड़ देने वाले, जाकर देखो और फिर आकर बात करना। तब समर वहाँ से अपने पिता परम जी के कमरे में पहुँचा।
जाकर देखा तो परम जी नहाए हुए खड़े थे और उन्होंने अपना बिस्तर एक तरफ समेट दिया था। समर उनके कमरे में पहुंचा तो वह बोले, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ मेरे कमरे में, कोई काम था? तो समर बोला, अरे नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, आप अपना काम कर लीजिए। इतना कहकर समर बाहर आ गया और जीविका से बोला, क्या हुआ, क्यों इतना चीख रही हो? उन्होंने क्या किया? ऐसे ही नहाए धोए तो खड़े हैं, अब तुम्हें इससे भी दिक्कत है क्या? तो जीविका बोली, दिक्कत का तो मुझसे मत पूछो, शाम को तुम्हारा लाडला बेटा जब स्कूल से आएगा ना, तो उससे ही पूछ लेना कि क्यों अपनी नाक मुंह बंद करके वहाँ से दौड़ा चला आया था। और यह लो रोटी, और जाकर उस बुढ़े को खिला दो। इतना कहकर जीविका अपना काम करने लगी। उस वक्त समर को गुस्सा तो आया, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि इस वक्त जीविका खुद भी बहुत गुस्से में थी। अगर वह दोनों ही इस बात को लेकर बहस करने लगते तो उनमें खामोखा लड़ाई हो जाती। इसीलिए समर चुपचाप खाने की प्लेट उठाकर ले जाने लगा। फिर उसमें रखी रोटी को देखकर बोला, यह रोटियां इतनी देर पहले क्यों रख दी हैं? जीविका, सारी रोटियां सूख गई हैं, लो दूसरी रोटियां उठा दो। तो समर की ओर देखती हुई जीविका बोली, और नहीं बनी है, फालतू में नहीं बनाई मैंने, बस अपने खाने के लिए बनाई हैं, और यह उन्हीं के लिए बनाई थी, ताज़ी ही रोटियां हैं, कोई रात का बासी खाना नहीं दे रही उन्हें। खाना लेकर ही भेजा था मैंने बिट्टू को उनके पास, पर उसने पता नहीं ऐसा क्या देख लिया कि वह नाक पर हाथ रखकर वापस दौड़ा चला आया। समर रोटी लेकर अपने पिता के कमरे में चल दिया और जाकर कहा, खाना रख दिया है, खा लेना, और फिलहाल जीविका से तुम कुछ भी मत कहना, वरना फिर खामोखा कुछ सुना देगी तो मेरे पास आओगे। कहने को परम जी कुछ न बोले, चुपचाप उसकी बात सुनते रहे, और इतना कहकर समर वहाँ से निकल गया। समर के जाने के बाद परम जी खुद ही धीमे धीमे कदमों से आए और खाने की प्लेट ले जाकर खाट पर बैठ गए कि तभी जैसे ही उन्होंने प्लेट हटाकर रोटियां देखीं तो रोटियां बिल्कुल सूखी हुई थीं। यह देखकर वह कुछ न बोले और खाने की प्लेट को ढककर ऐसे ही रख दिया। वापस अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गए और बूढ़ी नज़रों से, हारे हुए मन से खाने की प्लेट की ओर देखने लगे, और ऐसे ही बैठे बैठे अपने अतीत की यादों में खो गए, जब उनकी पत्नी प्रमिला जी उनके लिए बढ़िया भोजन बनाया करती थीं और बड़े प्यार से उन्हें खिलाया करती थीं। परम जी और प्रमिला जी की शादी यूं तो उनके माता पिता की मर्जी से ही हुई थी, लेकिन परम जी ने सोच रखा था कि वह अपनी पत्नी को जीवन की हर खुशी देंगे, और इसीलिए जब प्रमिला जी बहू बनकर उनके घर में आईं तो परम जी ने अपनी पत्नी को हर खुशी दी। साथ ही उन्होंने अपने माता पिता का भी ध्यान रखा और प्रमिला जी को भी समझाया कि किस तरह से उन दोनों को मिलजुल कर रिश्तों में सामंजस्य बिठाना होगा, और प्रमिला जी को अपने सास ससुर को सास ससुर की नज़र से नहीं बल्कि अपने माता पिता की नज़र से देखना होगा, तभी जाकर वह उन्हें दिल से स्वीकार कर पाएंगी। और ऐसा ही हुआ भी। प्रमिला जी ने पूरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाला था, क्योंकि परम जी अपने परिवार में सबसे छोटे बेटे थे, तो बंटवारे के बाद ज़मीन जायदाद सब में बराबर बटी। लेकिन माता पिता को भी जब बांटने की बातें की जाने लगीं तो परम जी ने सबको कह दिया कि मेरे माता पिता मेरे पास रहेंगे, तो इनके खर्चों के लिए इन्हें अलग अलग बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन की इसी अवस्था में तो पति पत्नी को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
जब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से वे लाचार हो जाते हैं, तो उन्हें एक दूसरे के सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसीलिए परम जी ने अपने माता पिता को अपने पास रखा और जब तक उनकी मृत्यु ना हो गई तब तक वह अपने छोटे बेटे के पास ही रहे। जब तक उनके माता पिता जिंदा थे तभी तक परम जी का बेटा समर और उनकी बेटी परी दोनों का जन्म हो चुका था। जब समर के दादा दादी की मौत हुई तो उस वक्त समर 10 साल का था और परी 8 साल की थी। इसीलिए दोनों को ज़्यादा कुछ याद भी नहीं था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे बाहरी दुनिया में उनका लगाव बढ़ रहा था। टीवी और मोबाइल में देख देख कर नई नई चीज़ें जानते और ख़ुद भी करना चाहते थे। जब समर ने अपनी 12वीं पूरी कर ली तो वह अपने पिता से बाहर पढ़ने जाने के लिए कहने लगा। परम जी ने समर को, क्योंकि वह अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए बाहर जाना चाहता था, तो उन्होंने उसे भेज दिया, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को बाहर जाने दिया। समर से छोटी उसकी बहन परी, उसने भी जब 12वीं की तो अपने भाई को शहर में पढ़ता हुआ देखकर वह भी वहीं पढ़ने की जिद करने लगी। लेकिन माहौल को देखते हुए परम जी उसे बाहर पढ़ाना नहीं चाहते थे और अपनी बेटी की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने उसे अपनी ही शहर में पढ़ने को कहा। लेकिन परी भी अड़ गई और उसने अपने माता पिता से बहुत ज़िद की और बहुत रोई। तो अपनी बेटी को यूं दुखी देखकर परम जी और प्रमिला जी दोनों ने ही उन्हें बाहर पढ़ने जाने की आज़ादी दे दी। समर पहले तो मना कर रहा था, लेकिन जब उसके माँ बाप ने कहा तो वह ज़िद नहीं कर पाया और बोला, पापा, मम्मी, आप दोनों मेरे साथ इसे पढ़ने भेज तो रहे हैं, पर आप जानते हैं ना माहौल कितना बेकार है। तो परम जी ने उसे समझाया कि जिस तरह हम तुझ पर भरोसा करते हैं इसी तरह अपनी बेटी पर भी करते हैं, और फिर अगर कोई परेशानी होगी तो तू इसे देखने के लिए वहाँ है तो सही। अपनी छोटी बहन का तुझे ख्याल रखना है, तेरे भरोसे ही हम इसे शहर भेज रहे हैं। इस तरह से उन्होंने समर को समझाया और आखिरकार परी भी कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर चली गई। इधर समर का कॉलेज का फाइनल ईयर था और परी का फर्स्ट ईयर। जैसे ही परी के कॉलेज के फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया तो तब तक उसके भाई का फाइनल ईयर हो चुका था। अब 2 साल के लिए परी अकेले कैसे रहती, तो इसीलिए समर ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज से कर ली। इतने समय तक प्रमिला जी और उनके पति परम जी दोनों घर पर अकेले ही रहा करते थे। दोनों का मन तो नहीं लगता था अपने बच्चों के बिना, लेकिन फिर भी समय काट रहे थे, बस यह सोचकर कि जल्दी से 2 साल और बीत जाएं, फिर हमारे बच्चे वापस हमारे पास आ जाएंगे। यही सोचकर वे दोनों ऐसे ही दिन गुजारते जा रहे थे और जैसे तैसे दूसरों के सहारे वे दोनों अपना समय काट रहे थे। इतने सालों से जो बच्चे दिन रात उनके पास रहे, उनके बिना भला जी कैसे लगता उनका। पहले तो जब शुरू में समर बाहर पढ़ाई करने गया था तब मजबूरी थी, और फिर उनके पास उनकी बेटी तो थी ही, उसके सहारे समय गुजर जाया करता। तब तक परी उनके पास थी तो उन्हें भी एकदम अकेला नहीं लगता था। लेकिन अब तो परी भी नहीं थी तो पूरा घर खाली खाली सा लगता था। लेकिन फिर भी बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अक्सर ही ऐसी छोटी मोटी परेशानियां माँ बाप झेलते ही रहते हैं।
तो बस वे दोनों भी वही कर रहे थे। वे दोनों भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे और देखते ही देखते फिर समय भी यूं ही गुज़र रहा था। अब तो 2 साल भी होने को आ ही लिए थे। पढ़ाई करके उनके दोनों बच्चे घर आने वाले थे, पर इस बात से वे दोनों बहुत खुश थे। इधर समर, जो कि अपनी पढ़ाई पर तो जैसा ध्यान दे रहा था वैसा दे ही रहा था, पर अपने यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, क्लब जाना, यह सब बहुत ज़्यादा किया करता था। और उसे देखते हुए परी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लग जाया करती थी। घर से पैसे तो पढ़ाई के नाम पर मांगते, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए किया करते थे। लेकिन अभी तक प्रमिला जी और परम जी दोनों इन सब बातों से अनजान थे। लेकिन थोड़े ही समय बाद यह सच सामने आने वाला था, क्योंकि परम जी के दोनों बच्चे थोड़े ही समय बाद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ गए। इसके बाद परम जी और प्रमिला जी दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि उनके परिवार की खुशियाँ, उनके घर की रौनक अब वापस आ गई थी। जो बच्चों के जाने से घर मुरझा सा गया था, वही घर उनकी वापसी से दोबारा खिल उठा था। अब उन्हें अपने बच्चों का भविष्य सोचना था, क्योंकि परी को आगे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना परी की शादी करवा दी जाए। इसी बीच समर ने भी कहा कि पापा, इतने में परी की शादी के लिए आप लड़का देखेंगे? मुझे इतना समय मिल जाएगा नौकरी ढूंढने के लिए, फिर मैं भी कहीं कोई काम धाम शुरू कर दूंगा, तो आपके लिए भी थोड़ा सहारा लग जाएगा। और फिर अब मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, काम तो करना ही है, जिम्मेदारियाँ तो संभालनी ही पड़ेंगी ना। यह सब सुनकर परम जी ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बहुत समझदार हो गए हो बेटा, मुझे गर्व है तुम पर। अपने बेटे की सोच देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई कि कुछ समय बाद उन्हें परी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का भी मिल गया। इस दौरान एक दिन परी प्रमिला जी और परम जी को अपने कॉलेज के दोस्तों की कुछ फ़ोटोज़ दिखा रही थी कि तभी समर ने उसे आवाज़ दी। तो वह अपना फ़ोन रख कर समर के पास गई। लेकिन जब वह गई तो फ़ोन उठाकर परम जी और प्रमिला जी फ़ोटोज़ देखने लगे कि तभी उन्होंने देखा कि उनके बेटी और बेटा दोनों ही क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, बियर पी रहे थे। और ऐसे ही पार्टी और गेट टुगेदर की फ़ोटोज़, न जाने कितनी ही तस्वीर और फ़ोटोज़ उन्हें मिलीं, जिन्हें देखकर परम जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे बहुत ज़ोर से चिल्लाए। डरते हुए समर और परी दोनों वहाँ दौड़े आए और अपने माँ बाप की आवाज़ सुनकर दोनों घबरा गए, क्योंकि समर ने परी को यही समझाने के लिए बुलाया था कि मम्मी पापा को फ़ोटोज़ दिखाते वक्त यह ध्यान रखना कि कहीं हमारी क्लब वाली फ़ोटोज़ माँ पापा देख ना लें। और आखिरकार सच हो ही गया। अब तो दोनों डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे थे। गुस्से में परम जी ने उन दोनों को खूब डांट लगाई और खूब बातें सुनाई और बोले कि अब समझ आया, तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस जो लग रही थीं, तुम्हारे एक्स्ट्रा ट्यूशन के पैसे यहाँ जा रहे थे। तुम लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि हमारे मम्मी पापा कितनी मेहनत करके हमें पढ़ाने के लिए यह पैसे भेज रहे हैं, और तुम उन पैसों को इन सब बुरी आदतों में उड़ाते रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। इतना सब कहकर गुस्से में परम जी वहाँ से चले गए। अब परी और समर दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे दोनों अपने पिता से माफ़ी मांगने जा पहुँचे
और समर ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मैं आपको कभी दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत बड़ा दुख दिया है। इसके लिए मैं आपसे जितनी भी माफ़ी मांगूं उतना कम है। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ पापा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। समर हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांग रहा था कि तभी वहाँ परी भी आ गई। उसने भी अपने पापा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। पापा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपकी मेहनत के पैसों को इस तरह उड़ाते रहे। हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आप हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। माफ़ कर दीजिए पापा। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों बच्चों की आंखों में आंसू देखकर परम जी का दिल नरमा गया और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को माफ़ कर दिया। इधर कुछ महीनों बाद समर को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह भी नौकरी करने लगा था। और इधर अब धीरे धीरे वह दिन भी जल्दी ही नज़दीक आ गया जब परी घर से विदा होकर दूसरे घर जाने वाली थी। पूरे घर में चहल पहल का माहौल था। बहुत सारे रिश्तेदार और बहुत जानकार लोग घर पर एकत्रित हुए थे। सब लोग बहुत खुश थे। शाम होते होते पूरा घर गुब्बारों से, फूलों से और लाइट की झालरों से सज चुका था। बारात आई और बारात का भव्य स्वागत किया गया। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और आखिरकार परम जी ने अपनी इकलौती बेटी को घर से विदा किया। परी की विदाई के बाद परम जी को एहसास हुआ कि बेटियों के बिना घर कितना सूना हो जाता है। घर में बेटियां न रहें तो घर की रौनक चली जाती है। अब क्योंकि परम जी का बेटा समर भी काफ़ी समय से नौकरी करने लगा था, तो इसीलिए परम जी और प्रमिला जी ने मिलकर यह फैसला लिया कि क्यों ना जल्दी ही अपने बेटे समर की शादी करवा दी जाए, ताकि घर में फिर से रौनक वापस आ जाएगी। यही सोचकर वे लड़की ढूंढने लगे। लेकिन एक दिन प्रमिला जी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और अस्थमा का अटैक आया और वह खांसती रहीं। उसके बाद परम जी ने समर को समझाया कि बेटा, अब तो तेरी माँ भी बीमार रहने लगी है। ऐसे में अगर बहू आ जाएगी तो वह उसका ख्याल रख लेगी, कम से कम। तो समर ने कहा, माँ, शादी के लिए हाँ कर ही दें। वह किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन वह लड़की उसे अपने हिसाब की नहीं लगी, तो उस लड़की ने भी उसे शादी के लिए और मना कर दिया था। तो समर ने अपने माँ बाप से कहा कि जो लड़की वह देख लेंगे, समर उसी से शादी कर लेगा। यह सुनकर प्रमिला जी और परम जी ने जल्दी ही अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। यूँ तो उनके समर के लिए अनेकों लड़कियां ढूंढीं, लेकिन उन्हें कोई पसंद ना आई। फिर उसके बाद उनके किसी रिश्तेदार ने जीविका का रिश्ता समर के लिए बताया। शुरू शुरू में पहली बार देखने गए तो जीविका बहुत सीधी बन रही थी। बिल्कुल ऐसी ही लड़की परम जी अपने घर में चाहते थे, जो इधर उधर की बातों से ज़्यादा अपने परिवार को संभालने पर ध्यान दे। और इसीलिए परम जी और प्रमिला जी दोनों को ही पहली ही बार में जीविका पसंद आ गई और अब उन्होंने तुरंत ही रिश्ता पक्का कर दिया और लड़की के हाथ पर शगुन के रुपए रखे और मिठाई, फल और कपड़े इत्यादि सब रख दिए। उन्होंने लड़की की गोद भर दी। कुछ ही दिनों बाद वे लोग भी समर को पक्का कर गए। अब तो समर और जीविका की आपस में बातें होने लगी थीं और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग भी बनने लगी थी, क्योंकि जीविका बहुत हद तक ऐसी ही थी जैसी लड़की समर को पसंद थी। तो इसीलिए उसकी और जीविका की जल्दी ही बातें होने लगीं। वे दोनों एक दूसरे को अच्छा समय दिया करते और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। और जल्दी ही
कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी का समय रख दिया गया। अब तो देखते ही देखते दिन यूं ही बीतने लगे और एक बार शादी की डेट रखते ही दिन यूं ही बीतते चले गए और पता भी न चला कि कब वह दिन आ गया जब समर की शादी और जीविका की शादी की रस्में शुरू हो गईं। सभी रस्में शुरू होने से पहले ही परी भी घर पर आ गई थी और भी सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। खूब धूमधाम से, खूब चहल पहल के साथ उन्होंने अपनी बेटी की ही तरह अपने बेटे की भी शादी की और अपनी बहू को खूब धूम धड़ाके से विदा करके अपने घर लेकर आए। जीविका भी ससुराल में सभी को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था और जैसा उसका परिवार था, उसका ससुराल यानी कि समर का परिवार, समर का घर, सब कुछ उनसे कहीं गुना बेहतर था। तो जीविका बहुत खुश हो गई और शुरू में सबके साथ वह बहुत अच्छे से रहने लगी, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती। जीविका अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती। शुरू में 4-6 दिन तो रस्में ही चलती रहीं और फिर जब रस्में ख़त्म हुईं तो उसके बाद परी भी अपने घर चली गई। जब तक बहू के हाथों में मेहंदी रही तब तक परी ने भी अपनी भाभी को कोई काम न करने दिया और परी के जाने के बाद प्रमिला जी भी अपनी बहू का बड़ा ख्याल रखती और कोशिश करती कि उसके हाथों की मेहंदी जब तक पूरी तरह उतर ना जाए तब तक उससे कोई काम ना करवाएं, वे उसे कोई काम न करना पड़े। जब उसके हाथों की मेहंदी पूरी तरह से उतर गई तब जाकर उन्होंने अपनी बहू को घर के काम करने दिए। शुरुआत में उन्होंने अपनी बहू से बहुत छोटे मोटे और हल्के फुल्के काम ही करवाए, जैसे झाड़ू लगाना, छोटे मोटे बर्तन साफ कर देना, चाय बना देना या सबके लिए खाना निकाल कर रख देना। ऐसे ही काम करने में वह भी आसानी से कर लिया करती थी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक दिन प्रमिला जी जब सीढ़ियों की सफाई कर रही थीं तो ऊपर की सीढ़ी से अचानक न जाने कैसे उनका पैर फिसल गया और वे सिर के बल जमीन पर आ गिरीं, जिससे उनके सिर में गहरी चोट लगी और उनके सिर से लगातार खून बहने लगा, जिसे देखकर जीविका भी बहुत घबरा गई। तुरंत उसने अपने ससुर और अपने पति दोनों को बुलाया, क्योंकि परम जी भी अब तक काम तो किया ही करते थे और समर भी नौकरी करता था, तो दोनों में से उस वक्त कोई भी घर पर नहीं था। जीविका उन्हें फ़ोन मिलाती रही, वह उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी और उन्हें हिला रही थी और उनके गालों को थपथपा रही थी और कह रही थी कि माँ जी बस थोड़ी देर और, आंखें बंद मत करिए, पापा जी आते ही होंगे। परम जी यह देखते ही घबरा गए, पर यह वक्त घबराने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का था। इसीलिए परम जी ने वहाँ खड़े हुए कुछ नौजवानों से मदद मांगी। उनकी मदद से अपनी पत्नी को एक ऑटो रिक्शा में बिठाया और फटाफट अस्पताल की ओर चल दिए। पीछे पीछे जीविका भी समर के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। परम जी जल्दी से अस्पताल पहुँचे और अपनी पत्नी का इलाज करवाने लगे, लेकिन देरी से पहुँचने के कारण उनका खून बहुत ज़्यादा बह गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रमिला जी को नहीं बचा पाए और प्रमिला जी इस दुनिया को छोड़कर चल बसीं। परी को यह खबर मिली तो वह भी दौड़ी चली आई। सबका रो रो कर बुरा हाल था। परी, समर और जीविका तीनों ही बहुत दुखी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो परम जी की थी। समाज में मर्द रोया नहीं करते, इसीलिए अपने आंसुओं का घूंट अंदर ही अंदर पी रहे थे, पर बंद कमरे में सुबकियाँ ले लेकर रोया करते, क्योंकि उनकी जीवन संगिनी, जिन्हें उन्होंने आज तक कभी एक थप्पड़ नहीं मारा, आज उनकी मौत इस तरह से हुई कि वह अपनी पत्नी के लिए कुछ कर भी ना सके। उनका कलेजा फटा जा रहा था।
इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोगों के होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। सभी रिश्तेदार भी इकट्ठा थे, लेकिन समर ने अपने पिता का साथ दिया और समझाया। परी ने भी उन्हें बहुत समझाया कि पापा आप क्यों परेशान होते हैं, आपके बच्चे तो हैं ना आपके लिए। और फिर यह तो संसार का नियम है, एक न एक दिन सबको यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। आज वह है, कल हम भी होंगे। हिम्मत रखिए पापा, अपने आप को संभालिए। परी ने और समर ने दोनों ने उन्हें बहुत समझाया। जीविका ने भी उन्हें हिम्मत बंधवाई कि जो भी होगा सब अच्छा होगा पापा जी। आप तो सबसे बड़े हैं इस घर के, सभी कुछ आपको देखना है। आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा। जब बच्चों ने इतना समझाया तो परम जी ने बहुत हिम्मत करते हुए अपने आंसू पोंछे और ख़ुद को बहुत मजबूत किया। लेकिन फिर भी उनके चेहरे की उदासी कभी जाती ही नहीं। हालांकि वह अपने ऑफिस में जितने समय रहते उतने समय लोगों के साथ हंस बोलकर समय काट लिया करते थे। लेकिन दिन में कभी न कभी तो ऐसा टाइम आता है जब वह बिल्कुल अकेले हो जाते और अपनी पत्नी को याद करते रहते। धीरे धीरे टाइम बीता जा रहा था और एक दिन पता चला कि जीविका माँ बनने वाली है। इस बात से पूरे परिवार में खुशियों का माहौल छा गया था। सब लोग बहुत खुश थे और अब तो इस खुशी से परम जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और इधर परी भी यह खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और धीरे धीरे दिन बीतते रहे। और जब जीविका की डिलीवरी होने वाली थी तो उससे कुछ दिन पहले परी अपनी भाभी के पास आ गई और उसने अपनी भाभी का ध्यान रखा। उससे पहले परम जी और समर दोनों रोज़ इस बात का पूरा ख्याल रखते कि जीविका को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वह खुश रहे और ज़्यादा काम का प्रेशर ना पड़े। इसीलिए वे दोनों काम में उसका हाथ बटा दिया करते थे। लेकिन जब से परी आ गई तब से सब लोग निश्चिंत हो गए थे। अब तो परी ने अपनी माँ की तरह घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली और सब लोगों का अच्छे से ख्याल रखती, अपनी भाभी का ख़ास ख्याल रखती। और देखते ही देखते जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब जीविका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और उन लोगों ने प्यार से उस बच्चे का नाम बिट्टू रखा। सभी लोग बिट्टू से बहुत प्यार करते थे क्योंकि बिट्टू उनके परिवार की इकलौती जान था। और प्रमिला जी के जाने के बाद जिस घर में दुख का मातम सा रहने लगा था, वहाँ खुशियों ने जगह ले ली। परम जी भी अब तो अपने पोते के साथ खेलते रहते थे। अब उन्हें अकेलापन महसूस ही ना होता। सुबह जब तक ऑफिस चले नहीं जाते तब तक अपने पोते के साथ खेलते रहते और ऑफिस से आने के बाद फिर से उसे खिलाने लग जाते। दिन बीत रहे थे और सबकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। परम जी दवाई गोलियां खाते रहा करते थे, लेकिन कई बार समर पूछता भी तो कह देते कि कोई बड़ी परेशानी नहीं है, हल्की फुल्की गैस बन जाती है पेट में तो उसी की दवाइयाँ खाता रहता हूँ। परम जी ने अपनी परेशानियाँ किसी को नहीं बताईं। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और परम जी की तबीयत खराब होती रही। एक दिन परम जी अपनी कंपनी में ही इतने बीमार हो गए कि उनकी कंपनी के कुछ साथी उन्हें छोड़ने के लिए घर आए। यह सब देखकर समर भी थोड़ा परेशान हो गया कि पापा आपको क्या हुआ है। तब उनके सब दोस्तों ने कहा कि इसे बहुत दिनों से कई सारी समस्याएं थीं, पर इसने कभी भी बताया ही नहीं। शायद तुम्हें अभी इसकी हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि इसके फेफड़ों में भी पानी भर गया था और अब तो काफ़ी समय से यह बहुत कमज़ोर सा रहने लगा था। और जब आज यह ऑफिस में बेहोश हो गए तो इन्हें अस्पताल लेकर गए। हमें तब डॉक्टर ने बताया
कि इसकी किडनी में भी अभी परेशानी है। इतनी बीमारियों से लड़ते हुए भी बस पैसे कमाने पर ध्यान दे रहे हैं, अपने शरीर का इन्हें कोई ध्यान नहीं। अरे कब तक बस जिम्मेदारियां संभालता रहेगा? अब तो तेरा बेटा बराबर का है, अपने शरीर पर ध्यान दे। कल को अगर लाचार हो गया तो किसके ऊपर रहेगा? तब समर भी बोला कि हाँ पापा, कोई बात नहीं, मैं हूँ तो सही। अब आप काम करना रहने दीजिए, आप अब घर में रहिए, मैं घर की जिम्मेदारियां संभाल लूँगा। तो जीविका बोली, हाँ पापा जी, आप पहले अपना इलाज करवाइए, बाद में काम देखा जाएगा। आपको अगर काम करने का इतना ही मन है तो आप बाद में चले जाना। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी तब तक छुट्टी कर लीजिए। कह दीजिएगा कि बीमार हूँ, दवाइयाँ लेनी है। अगर 7-8 दिन की छुट्टियाँ ले लेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। हमारे लिए पैसे आपसे बढ़कर थोड़ी हैं। तो समर ने पहले अपने पिता को अच्छे से डॉक्टर से दवाई दिलवाई और जैसे कि जीविका ने कहा था, परम जी ने कुछ दिन के लिए छुट्टियां लगा दीं और उनकी दवाई गोलियां चलने लगीं। अब उनके फेफड़ों का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था और उन्हें थोड़ा बेहतर लग रहा था, तो उन्होंने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया। लेकिन किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी दवाइयाँ अभी भी चल रही थीं। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब एक बार फिर से वह अपने ऑफिस में बेहोश हो गए, तो इस बार उनकी कंपनी के बॉस ने भी उन्हें आगे से काम पर आने को मना कर दिया और कहा कि तुम ज़्यादा बीमार हो, पहले अपना अच्छे से इलाज करवा लो, जब ठीक हो जाओ तब दोबारा काम करना शुरू करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो परम जी का काम भी छूट गया और वह घर पर ही रहने लगे। समर ने उन्हें दवाइयाँ दिलवाईं और उनका इलाज चलने लगा। लेकिन जीविका, जिसका एक और छोटा बच्चा था, बिट्टू के बाद जीविका को एक प्यारी सी बेटी हुई जो कि अभी बहुत छोटी थी। बिट्टू तो स्कूल जाने लगा था, लेकिन जीविका की बेटी बहुत छोटी थी, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल तो होती थी। लेकिन परम जी ने और उनके बेटे ने अपने कामों को खुद करने का फैसला किया था, जिससे जीविका पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। पर बीमारी के चलते परम जी अभी लाचार थे, कुछ कर नहीं पाते थे और अब तक जीविका उनके सब काम खुशी खुशी कर भी रही थी। लेकिन जब से उनकी नौकरी छूटी और वे घर पर बैठे, तो जैसे जीविका पर बोझ हो गए थे। उनका कोई भी काम करने में जीविका कलेश किया करती, बात बात पर झुंझलाने लगती। एक दिन परम जी को पैसे निकालने थे बैंक से अपनी दवाइयों के लिए, तो जीविका उनके साथ गई। मन तो नहीं था उसका, लेकिन समर के कहने पर चली गई। लेकिन जब बैंक में उन्होंने अपनी पासबुक में एंट्री करवाई, तो जीविका ने देखा कि उसके ससुर के बैंक में अभी तो बहुत सारे रुपए हैं। उन्हें देखते ही जीविका के मन में लालच भर आया। उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने ससुर से उसके इन रुपयों को ऐंठ ले, इन पैसों का बुढ़ापे में वे क्या करेंगे। यही सोचकर पैसे निकलवा कर वह घर आ गई और घर आकर योजना बनाने लगी कि क्या करे और कैसे करे कि उसके ससुर खुद ब खुद सारे पैसे उसे दे दें। और तब जीविका फिर से उनका पूरा ख्याल रखती, दवाई गोली बिल्कुल समय से देती, कपड़े धोकर रख देती, यहाँ तक कि उनके बिस्तर भी खुद ही धोया करती। लेकिन वह वास्तव में अपने ससुर की सेवा नहीं कर रही थी और ना ही करना चाहती थी। उसकी इच्छा तो उनके पैसों को हड़पने की थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। कुछ दिनों बाद जीविका ने अपने ससुर जी को कहा कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और इसके लिए उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। समर से इसीलिए नहीं मांगे क्योंकि पिछले कुछ समय से समर का काम सही नहीं चल रहा, तो उसके पास पैसों की वैसे भी तंगी है।
और पिछले ही महीने उसने बिट्टू के स्कूल की फीस भी भरी थी और फिर उसकी छोटी बेटी के चक्कर में भी पैसे खर्च हो गए। तो अब उसकी माँ कुछ पैसे उधार मांग रही हैं। जब जीविका ने यह सब कहा तो परम जी ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उन्होंने बैंक जाकर बैंक में से कुछ पैसे निकाले और जीविका को दे दिए। लेकिन जीविका को तो सारे पैसे चाहिए थे। उसका मानना था कि अब बुढ़ापे में उसके ससुर इतने पैसे का क्या करेंगे, जो भी है सब उन्हीं के लिए तो है। इसीलिए जीविका अपने ससुर से घर पर आकर कहने लगी कि पापा जी, आप अपनी चेकबुक के चेक्स पर सिग्नेचर करके रख लिया कीजिए। आपको जब ज़रूरत हुआ करेगी तो आप मुझे बता दिया करना। आपको किडनी की प्रॉब्लम होने की वजह से बीच रास्ते में कहीं भी परेशानी होने लगती है। अगर आप सिग्नेचर करके रखेंगे तो मैं खुद ही आपके पैसे निकाल लाया करूँगी जब आप मुझसे कहेंगे। तो परम जी ने भी सोचा कि ठीक ही बात है। बीच बाज़ार में उन्हें कभी कभी बहुत तेज़ टॉयलेट लगने लगता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए परम जी ने जीविका की बात मानी और उन्होंने सभी चेक्स पर सिग्नेचर करके रख लिए। यूँ तो जीविका घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन अब उसके ससुर पर उसने नज़र रखना शुरू कर दिया था और उसने देखा कि उसके ससुर ने चेक पर सिग्नेचर कर दिए हैं। तो एक दिन उनके घर से बाहर जाने पर जीविका उनके कमरे में आई और चेकबुक से चेक निकाल कर ले गई। उसमें अपनी मनचाही रकम भरी और बैंक में जाकर पैसे निकाल लिए और उन पैसों को लेकर घर आ गई। अब उसने अपने सारे पैसे अपने बैंक के खाते में डलवा दिए। जीविका तो बहुत खुश थी, लेकिन अब उसके ससुर का उसे कोई काम नहीं था। तो इसीलिए उसने अपने ससुर की दवाई गोली और खाने पीने का ध्यान रखना वैसे ही कम कर दिया। धीरे धीरे जीविका का बदलता व्यवहार परम जी को दिख तो रहा था, लेकिन वह क्या ही कर सकते थे। कई बार वे यही सोच लिया करते कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा दिन काम में निकल जाता है बेचारी को। ऐसे में अगर थोड़ा चिड़चिड़ा भी जाती है तो क्या बात हो गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। किडनी की परेशानी हो जाने के कारण कभी कभार परम जी का बिस्तर गीला हो जाया करता। इसीलिए अक्सर ही गर्मियों के दिनों में तो वह अपनी खाट पर कोई कपड़ा बिछाते ही नहीं थे और अलग एक कमरे में सोते थे जो उनके घर के पीछे की तरफ बना हुआ था। वह उसी कमरे में रहा करते थे ताकि सबसे बहू बेटे को परेशानी ना हो, क्योंकि वे भी इतने समझदार तो थे ही। अब तो बिट्टू भी बड़ा हो रहा था और उसकी बहन भी उसके साथ स्कूल जाने लगी थी। लेकिन वे इतने समय के साथ साथ परम जी की बीमारी और बढ़ती रही। जितनी उम्र बढ़ी उतनी कमज़ोरी भी, और साथ ही उनकी उतनी ही बीमारी भी बढ़ती रही। तो अब तो वे बहुत लाचार थे और ऊपर से अब उनके पास ऐसा भी कुछ नहीं था जिसके कारण कोई उनकी सेवा करे। और इसीलिए अब जीविका का व्यवहार कितना बदलता जा रहा था। समर कई बार उसे समझाया करता था, लेकिन कई बार खुद ही समझकर बैठ जाया करता। घर में कलेश करना नहीं चाहता था और सही भी था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अपनी बहू के मुंह से 50 तरह की बातें वह सुनते रहा करते थे। जीविका दुनिया भर की बातें सुनाती, लेकिन समर के सामने थोड़ा कम ही सुनाया करती थी। एक दिन समर को अपने काम से शहर के बाहर जाना पड़ा और घर पर परम जी, उनकी बहू जीविका और उनके पोते और पोती थे कि अगले दिन सुबह को उठकर परम जी बाहर मोहल्ले में घूमने के लिए निकल गए और वहाँ से थोड़ी देर बाद घूमकर वापस लौटे और बाथरूम के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाने लगे, अरे बेटा, वॉशरूम में कौन है, ज़रा बाहर निकलो।
लेकिन वॉशरूम में जीविका ही थी तो कहने लगी कि अभी मुझे नहाने में समय लगेगा, तो इसीलिए थोड़ी देर रुक जाइए। परम जी वहीं पड़ी हुई कुर्सी पर बैठे रहे और बीच बीच में आवाज़ लगाते रहे। फिर भी जीविका 15 मिनट में बाथरूम से बाहर आई। इधर परम जी जैसे ही बाथरूम में जाने लगे कि बीच में ही उनका टॉयलेट निकल गया, और यह देखते ही जीविका ने बहुत शोर मचाया और अपने ससुर परम जी को बाथरूम से बस निकलकर बाहर आ ही रहे थे कि उनकी बहू जीविका ने आओ देखा न ताओ वहाँ रखी झाड़ू से उन्हें पीटने लगी। बुढ़ापे में थुका रखा है, थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? बेशरम हो गया है बुढ़ा, आज तुझे तमीज़ सिखाऊंगी, देख आज मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। यह सब कहती हुई जीविका उन्हें पीटे जा रही थी और वह बार बार कह रहे थे, बहू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बहू तुम तो जानती हो ना मुझे बीमारी है। अरे बीमारी है तो बीमारी का बहाना लेकर हमारे सिर पर चढ़ेगा क्या? कोई बच्चा हो तो देखा जाए, तू बूढ़ा आदमी, तुझे इतना नहीं दिखता? तेरे सड़े हुए कपड़ों को धोएं, इस घर को साफ करती रहें क्या मैं? इतना कहती हुई वह झाड़ू लेकर उन्हें पीटे जा रही थी। परम जी हाथ जोड़कर बैठे, खुद को बचाने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि बहू मैं तो अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ, यहाँ साफ सफाई भी खुद ही कर दूँगा, छोड़ दो बहू, मारो मत। तो जीविका बोली, करना तो पड़ेगा ही, वरना देख अब मैं तेरा रोज़ यही हाल किया करूँगी। और हाँ, आज आने दे तेरे बेटे को, आज तुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी जीविका नहीं। और वहीं खड़ा जीविका का बेटा 10 साल का बिट्टू अपनी माँ को देख रहा था और साथ ही अपने दादाजी को भी, जो हाथ जोड़कर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और माफ़ी मांग रहे थे। साथ में बिट्टू की 6 साल की बहन भी थी और अपने ससुर को पीटकर गुस्से में वहीं झाड़ू फेंककर जीविका बोली, 15 मिनट में यह पूरा घर साफ हो जाना चाहिए, बाथरूम के पास ही नहीं पूरा घर धोएगा अब तू, और अगर नहीं धोया ना तो देखना मैं तेरी कैसी धुलाई करती हूँ। इतना कहकर जीविका कमरे में चली गई, साथ ही अपने बेटे बिट्टू और अपनी बेटी को भी ले गई। लेकिन आज बिट्टू ने देखा था, वह उसके दिमाग में छप गया था। और फिर छोटे बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, कोई बात अगर उनके मन को लग जाए तो जीवन भर नहीं भूलते। शाम को जब समर आया तो जीविका ने उसे दुनिया भर की बातें सुनाई और कहा कि आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूँगी, अगर यह बुढ़ा इस घर में रहा तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊँगी, अपने मायके जाकर रह लूँगी, तुम रहना फिर अपने इस बूढ़े बाप के साथ, या तो इसे कहीं ठिकाने लगा दो या मैं चली जाऊँगी। तो समर अपने पिता को यूं सड़कों पर तो नहीं छोड़ सकता था, लेकिन जीविका को जाने भी नहीं दे सकता था। उसने जीविका को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जीविका नहीं मानी और गुस्से में अपना बैग उठाकर बच्चों को साथ लिए अपने मायके चली गई। समर ने अपने पिता से भी इस बारे में बात की तो वह बोले कि बेटा, मैंने बहू को पहले ही कहा था, अगर वह बाहर निकल आती तो ऐसा होता ही नहीं। मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। तू ऐसा कर, तू मेरे ही कमरे के पास मेरे लिए बाथरूम बनवा देना, ताकि मुझे ऐसा दिन दोबारा ना देखना पड़े। शर्म के मारे गढ़ा जा रहा था मैं, पर मैं क्या कर सकता था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। यह कहकर वे रोने लगे कि आज मैं इतना लाचार हूँ, इसीलिए तो जिसे बेटी के समान माना उसने आज मुझे इतना पीटा। यह सुनकर समर को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। क्या पीटा? किसने पीटा पापा आपको? समर ने चौंकते हुए पूछा तो परम जी ने उसे सारी बात बता दी कि किस तरह जीविका ने उन्हें झाड़ू से पीटा। यह सुनकर तो समर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसने फ़ोन पर जीविका को दुनिया भर की बातें सुनाई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की?
अरे वह बुजुर्ग हैं। बचपन में जब तुम छोटी थीं तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं संभाला? बुढ़ापे में माँ बाप भी बच्चों के जैसे हो जाते हैं। और फिर उन्होंने तुमसे माफ़ी तो मांगी थी ना, उन पर हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन इसमें भी जीविका उसे सुनाने लगी कि अपने ही बाप की तरफदारी करो। मैं अपने मायके में अपने बच्चों के साथ रह लूँगी, समझे तुम? तो समर बोला, हाँ ठीक है, रहो अपने मायके में। मैं भी अपने पापा का ख्याल रख सकता हूँ। और वैसे भी गलती तुम्हारी ही है, उनकी नहीं, जो इतना ड्रामा दिखा रही हो। रहो वहीं पर। मैं भी देखता हूँ कितनी खातिरदारी करते हैं तुम्हारे घर वाले। जीविका ने नखरे में कह तो दिया, पर जीविका की भाभी ने सब सुन लिया और वह अपने पति और अपनी सास से कहने लगी कि मैं 1-2 दिन घर आए हुए मेहमानों को बनाकर खिला सकती हूँ, पर अगर तुम्हारी बेटी यहाँ मेरी छाती पर मूंग दलने का सोचेगी तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं उसे बनाकर खिलाऊंगी। घर के बाहर निकाल खड़ी करूंगी मैं उसे। जब यह सब उन्होंने कहा तो जीविका की माँ ने उससे बात की कि बेटा, तू यहाँ कितने दिन ही रह सकती है? तेरी भाभी ने मुझसे ऐसे कहा था। तो जीविका बोली, अरे माँ, भाभी तो बहुत बुरी है। मैं 4 दिन यहाँ आकर रह गई, उनको अभी से दर्द होने लगा। इस घर में मेरा भी बराबर का अधिकार है, तो वह मुझसे इस तरह नहीं कह सकती। कि इतनी ही देर में उसकी भाभी आ गई और बोली, अच्छा, यहाँ अधिकार है तुम्हारा। तुम शादीशुदा हो, पहली बात तो तुम कोई कुंवारी नहीं हो जो तुम्हारा अधिकार है यहाँ। और दूसरी बात, शादीशुदा हो, यहाँ मेहमान की तरह रहो, हमारे सिर पर चढ़ने की कोशिश मत करो। और क्या कह रही हो? भाभी बहुत बुरी है? तुझसे तो फिर भी कई गुना अच्छी है। एहसान मान कि तेरे माँ बाप को अभी तक रोटी तो खिला रही है। तेरी तरह अपना सामान उठाकर मायके नहीं भाग गई। अब तो जीविका और उसकी भाभी में खूब लड़ाई होने लगी। जीविका उसकी बुराई करती और वह जीविका की। तो जीविका बोली, अरे तुम्हें पता ही क्या है कि मैं वहाँ कितना सब कुछ सहन कर रही हूँ। मेरा ससुर इतना बीमार है, फिर भी इतने दिनों से उसकी सेवा कर रही हूँ मैं। जीविका की भाभी बोली, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे कि तू कैसी सेवा कर रही है। उस दिन जब अपनी माँ को फ़ोन पर तू अपनी सारी बातें बता रही थी ना, तो मैंने सब सुन लिया था। अपने बूढ़े ससुर से पैसे ऐंठने के लिए तो तूने उनकी सेवा कर ली, और अब जब उन्हें तेरी मदद की ज़रूरत है तो यहाँ भागी चली आई। इस हिसाब से तो मुझे कब का चले जाना चाहिए था। पूछ अपनी माँ को कि मैं उनके लिए क्या कुछ नहीं करती। जिस चीज़ को लेकर तू यहाँ भागी चली आई है ना, तेरी माँ ने अपने कपड़े कितनी बार गंदे किए हैं। कई बार तो बिस्तर को गंदा कर देती हैं यह बुढ़िया। फिर भी मैं इन्हें संभाल रही हूँ ना, अपने मायके नहीं गई। तो तुझसे तो कई गुना बेहतर हूँ मैं। लेकिन अगर तेरी माँ की और तेरी नज़रों में यही सही है, तो फिर तो मुझे भी अभी के अभी अपने मायके चले जाना चाहिए। मैं क्यों इन बुढ़े बुढ़िया की सेवा करने में लगी रहूं? यह सब सुनकर जीविका चौंक गई और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तो जीविका की माँ ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं और बोली, बेटा, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अगर यहाँ रहना चाहती है तो चुपचाप कुछ दिन रह ले, पर मेरी बहू के खिलाफ कुछ मत बोल। अगर मेरी बहू तेरे जैसी होती ना, तो मैं तो 2 रोटी के लिए भी तरस रही होती। और ना ही तो इसने मुझसे कभी कोई पैसे मांगे, ना ही कुछ और लालच रखा। फिर भी समय से रोटियां बनाकर खिला देती है। मुझे तो कितनी एलर्जी हो गई थी पिछली बार, कोई मेरे पास आने से भी घबराता था। लेकिन फिर भी इसने मेरा कितना ख्याल रखा। और जैसे तू कह रही है, उस हिसाब से तो हमें भी इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए ना, क्योंकि हम जैसे बूढ़े तो तुम लोगों के किसी काम के नहीं रहते। क्योंकि जीवन भर जो कमाया होता है वह हम तुम्हारे ऊपर तो लगा देते हैं, और उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। बुढ़ापे में भी जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक करते ही हैं, और जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएं तो तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाते हैं।
इस हिसाब से तो हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी चाहिए ना। जीविका की माँ ने जब उसे यह सब बताया तब जीविका को अपनी गलती का एहसास हुआ। जीविका की भाभी ने अब उसे समझाया कि जीविका, हल ढूंढने के बजाय उन परेशानियों से भागना चाह रही है तू। अगर तेरे ससुर की जगह तेरे अपने पिता होते, क्या तब भी तू यही करती? क्या तब भी तू उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देती? हर परेशानी का कोई ना कोई हल है, तो इस परेशानी का भी होगा। आंखें खोलकर देख और दिमाग चलाकर देख, कोई ना कोई हल तो मिल ही जाएगा। और वैसे भी जो भी तूने बताया उसमें तेरी ही गलती है। कोई बीमार आदमी अपने आप को कब तक रोकेगा? इतनी तो तुझे तमीज़ होनी चाहिए थी ना। अगर मैं भी ऐसी ही होती ना, तो मैं तो अपने सास ससुर को जाने कब का मार चुकी होती, क्योंकि ये तो इतने बीमार रहे हैं जितना तेरे बेचारे ससुर कभी नहीं रहे होंगे। पर फिर भी मैंने इन्हें नहीं छोड़ा, हमेशा इनके साथ खड़ी रही। अब तू देख कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर तू सोचती है कि तेरा यही फैसला सही है, तो मैं भी आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। फिर तू अपने माँ बाप की सेवा करती रहना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह सब बातें सुनकर जीविका रोने को मजबूर हो गई कि उसने जो किया, क्या वो सचमुच सही था? क्या उसने इतना ओवर रिएक्ट करना चाहिए था? उसे अपने ससुर पर हाथ उठाना चाहिए था क्या? यह कहाँ की समझदारी है? और उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो जीविका ने उन्हें पीट दिया? अपने पिता समान बुजुर्ग व्यक्ति को पीटने का पाप जो जीविका ने किया, वह बहुत ही बेकार था। और अभी भी उसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं। यह तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। यह सब सोचकर जीविका को एहसास हुआ कि सचमुच गलती उसी की है। और फिर सही तो कहा उसकी भाभी ने कि जब इंसान बीमारी होने पर बीमारी का इलाज करवाता है, खुद अपने शरीर के हिस्सों को काट कर नहीं फेंक देता, तो परिवार में किसी के साथ अगर कुछ परेशानी है तो भी सबको मिलकर उस इंसान का साथ देना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए, ना कि घर से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। अब जीविका को उसकी गलती का एहसास हुआ। पूरी रात वह रोती रही, इसी बारे में सोचती रही और आखिरकार उसने यह निश्चय किया कि वह अपने घर चली जाएगी। अगली सुबह उसने समर को फ़ोन किया और बुलाया, लेकिन समर ने वहां आने को साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि जीविका को वापस बुलाने को भी मना कर दिया। समर बोला कि बच्चों को रास्ते तक छोड़ देना, मैं उन्हें खुद ले लूँगा। तुम्हें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चों का और अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और अपने पापा का भी। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है वह। जीविका अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी, पर अब समर उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। इसीलिए जीविका बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ गई। परम जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। जीविका ने देखा तो वहीं पास ही में एक और वॉशरूम बनाया जा रहा था, जो कि समर ने अपने पिता के लिए सोचा। उनका वॉशरूम उनके कमरे में ही था, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। कि जीविका परम जी के पास आई और उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। परम जी उसे देखकर घबरा गए थे, लेकिन जीविका का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। उसने अपने ससुर से माफ़ी मांगी और बोली, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी। उस दिन भी सारी गलती मेरी ही थी, लेकिन मैंने सारी गलती आपके ऊपर थोप दी और उसके ऊपर भी मैंने आप पर हाथ उठाकर जो पाप किया है उसकी तो कोई माफ़ी भी नहीं है। लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। आगे से मैं कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगी पापा जी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और समर को समझाइए कि वह मुझे घर से ना निकालें। इसी तरह कहकर वह रोने लगी। तो परम जी ने उसे घर में रहने दिया और बोले, बहू यह तेरा अपना घर है, तू अपने परिवार के पास है जहाँ से तुझे कोई नहीं निकाल सकता। और तूने जो मेरे साथ किया मैं उसे भुला तो नहीं सकता बेटा, क्योंकि वह एक ऐसा घाव है
जिसे शायद मैं मरते दम तक न भूलूंगा। लेकिन फिर भी मैंने तुझे माफ़ किया। जा अपने कमरे में आराम कर। परम जी से माफ़ी मिलने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली और परम जी ने समर को भी समझाया तो समर ने जीविका को घर में रहने दिया। पर अब रिश्ते पहले जैसे नहीं थे। समर जो पहले जीविका की बहुत बातें सुना करता था, उसने अब जीविका की बातों पर कोई भी ध्यान देना बंद कर दिया। उसने उसके लिए उनके कमरे में ही वॉशरूम बनवा दिया, जिससे उसके पिता को बाहर आना ही ना पड़े। उनके कपड़े लत्ते धोने के लिए समर ने एक धोबी को बुलाना शुरू कर दिया, जो समय से उनके कपड़े ले जाता और धोकर दे जाता। जीविका ने अपने ससुर जी से उन पैसों के लिए भी माफ़ी मांगी जो उसने उनसे हड़प लिए थे और अपने खाते से पैसे निकालकर वापस अपने ससुर को दे दिए, जिससे अब परम जी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे। उन्हें कोई छोटे मोटे काम करवाने होते तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुलाकर उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे दिया करते और अपने वॉशरूम को साफ करवाने के लिए भी महीने में कुछ पैसे देकर बाहर से किसी को बुला लिया करते। अब उन्हें जीविका से वे ज़्यादा मतलब नहीं रखते और इस बात से जीविका को बहुत फ़र्क पड़ता था। हर दिन उसे उसकी गलती का एहसास होता और शायद यही उसके लिए उसकी गलती की सबसे बड़ी सज़ा थी। अब जीविका अपने ही घर में अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही है। ना ही उसे किसी ने मारा ना पीटा, लेकिन फिर भी उसे उसकी गलती की सज़ा मिली। अब जीविका को बस ये उम्मीद में है वह कि एक दिन समर और उसके ससुर दोनों उसे दिल से माफ़ कर देंगे और उसके लिए वह भरपूर प्रयास भी करती है कि वह सबका अच्छे से ख्याल रख सके, ताकि भविष्य में उसकी औलाद उसके साथ ऐसा ना करे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें और चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।